Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाटर इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है, यानी कल्चर मीडिया के प्रिपरेशन के लिए हम लोग किस टाइप के वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टिल वाटर। अब क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है, कई बार यदि आपको डीपली नॉलेज नहीं हो तो फिर आप परेशानी में फंस सकते हो। डिस्टिल वाटर का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो इसके पीछे का जो रीज़न है उसके जान लेते हैं। जो डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर जो होता है मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि टैप वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमें पता है कि जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बीफ एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पेप्टोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक फॉस्फेट होता है। ठीक है, ये जो फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट से ये हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम ये रिएक्ट करता है और कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट जो होता है वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, यदि ये इनसॉल्युबल होगा तो ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया जिसकी ग्रोथ को हमें देखना है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, तो उसके ग्रोथ को ये इनहिबिट करेगा। ठीक है, उस कारण से हम लोग डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टैप वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया है और पिछले वीडियो में आप लोगों को मालूम ही होगा कि 50 क्वेश्चन हमने देख रखा है और उसके आगे हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा यानी 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस। आपको पूछा जा रहा है कि प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस का वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टोन। अब थोड़ा पेप्टोन के बारे में समझ लेते हैं। तो पेप्टोन जो होता है ये वाटर सोल्यूबल मिक्सचर होता है पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स का। ठीक है, आपको याद रखना है पॉलीपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स का ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल मिक्सचर। पेप्टोन जो होता है इसको हम लोग बॉविन से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे ऑब्टेन करते हैं। जैसे कुछ इंटरनल ऑर्गेन से भी हम लोग इसको प्राप्त करते हैं, जैसे मीट से, मिल्क से, इनसे भी हमें ये पेप्टोन मिल जाएगा। ठीक है, साथ में आप ये बोल सकते हैं कि प्लांट से और इससे, इनसे भी हम लोग इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। पेप्टोन जो होता है ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन और कार्बन। ठीक है, आपको याद रखना है मेनली ये नाइट्रोजन सोर्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करने के लिए उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन सोर्स के लिए हम लोग वहाँ पे पेप्टोन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, ये एक नाइट्रोजन और कार्बन का एक रेडियली अवेलेबल सोर्स है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग मेनली करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूटिलाइज कर लेते हैं अमीनो एसिड्स के, लेकिन बाद बाकी कुछ ऐसे भी सिंपल और नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स जो होते हैं उसको कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि अमीनो एसिड को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो वो डायरेक्ट जो फ्री नाइट्रोजन होते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो पेप्टोन वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देख लेते हैं। लैब लैम्को इज कमर्शियली अवेलेबल। लैब लैम्को जो है कहाँ से मिलेगा, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, मीट एक्सट्रैक्ट से ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग लैब लैम्को के बारे में समझ लेते हैं कि लैब लैम्को जो होता है वो होता क्या है। तो ये एक रिफाइंड पाउडर बोल सकते हो, मीट एक्सट्रैक्ट का रिफाइंड पाउडर होता है। और ये जो होता है लैब लैम्को जो होता है उसका कलर कैसा होता है, तो लाइट इन कलर होता है। ये भी आपको याद रखना है कि इसका लाइट कलर होता है और इसका इस्तेमाल जो होता है वो हम लोग बैक्टीरियोलॉजिकल ग्रोथ मीडिया के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 54. In nutrient growth, gelatin gels at a concentration of about. अब पूछा जा रहा है कि जो न्यूट्रिएंट ग्रोथ होता है उसमें जिलेटिन जेल्स का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, तो 12 to 15%। ये आपको याद रखना है कि न्यूट्रिएंट ग्रोथ में जिलेटिन जेल्स जो होता है उसके कॉन्सेंट्रेशन कितने होते हैं, तो 12 to 15%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55. एट विच टेम्परेचर जिलेटिन डिनेचर्स। आपको पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टेम्परेचर जिसके ऊपर जिलेटिन डिनेचर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जिलेटिन होता है वो डिनेचर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56. Which type of media contains basic nutrients like peptone, mineral salts and water। आपको पूछा जा रहा है वो कौन से टाइप्स का मीडिया है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि पेप्टोन है, मिनरल सॉल्ट है, वाटर प्रेजेंट होता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसल मीडिया। अब थोड़ा सा हम लोग बेसल मीडिया के बारे में समझते हैं। ये जो बेसल मीडिया होता है जिसमें कि जिसका इस्तेमाल जो होता है वो हम लोग बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि वैसे बैक्टीरिया जिसको कि इनरिच्ड मीडिया का मतलब जरूरत ना हो ग्रोथ के लिए, तो वैसे बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए हम लोग बेसल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे न्यूट्रिएंट ग्रोथ है, न्यूट्रिएंट अगार है, पेप्टोन वाटर है, ये सारे जो है हमारे बेसल मीडिया के एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग बैक्टीरिया के देखें, जो स्टेफाइलोकोकस, एंट्रोबैक्टीरियसिस, ये जो है ये इस मीडिया पे इजिली ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ट्रिप्सिन इज एडेड टू विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट ग्रोथ। अब पूछा जा रहा है ट्रिप्सिन को ऐड किया जाता है किस टाइप के न्यूट्रिएंट ग्रोथ में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइजेस्ट ग्रोथ। आपको याद रखना है कि ट्रिप्सिन को डाइजेस्ट ग्रोथ में हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इफ pH of culture media is acidic then it can be adjusted by using। अब पूछा जा रहा है यदि कल्चर मीडिया का जो pH है वो एसिडिक हो जाता है तो हम इसको एडजस्ट कैसे करें, किसके इस्तेमाल के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको याद रखना है कि 0.1 मोल पर लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, उसको जो कल्चर मीडिया जो एसिडिक हो जाएगा pH उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। ठीक है, तो जब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो बेस ऐड करके हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, आफ्टर सेटिंग ऑफ मीडिया स्टोर द मीडिया एट विच टेम्परेचर। अब पूछा जा रहा है जब मीडिया स्टोर मतलब सेटिंग हो जाता है तो उसके बाद मीडिया को स्टोर करते हैं कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2 to 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी 2 to 4 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग मीडिया को स्टोर करते हैं ताकि वो लंबे समय तक प्रॉपरली वो वर्क कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच कंडीशन अ कल्चर मीडिया हैज़ पुअर ग्रोथ प्रमोटिंग कैपेसिटी। अब पूछा जा रहा है वो कौन सा कंडीशन है जिसमें कल्चर मीडिया जो होता है उसका पुअर ग्रोथ प्रमोटिंग कैपेसिटी हो जाता है, तो वो कंडीशन कब होता है, जब हम लोग ओवर हीटिंग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए ओवर हीटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ओवर हीटिंग वाले कंडीशन में क्या होगा, जो ग्रोथ प्रमोट करने की कैपेसिटी होती है कल्चर मीडिया की वो क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अब क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ मीडिया रिक्वायर्स स्पेशल ग्रोथ फैक्टर। आपको पूछा जा रहा है वो कौन से टाइप का मीडिया है जिसको स्पेशल ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनरिच्ड मीडिया। अब थोड़ा सा इनरिच्ड मीडिया के बारे में समझ लेते हैं कि इनरिच्ड मीडिया कैसा मीडिया होता है। तो इनरिच्ड मीडिया के बारे में ये समझ लीजिए, इनरिच्ड मीडिया जो होता है एक सॉलिड मीडिया होता है। ठीक है, ये एगार बेस्ड मीडिया होता है, ये भी आपको याद रखना है कि एगार बेस्ड मीडिया होता है। और इनरिच्ड मीडिया जो होता है इसके अंदर जो होता है वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए। ठीक है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो यदि हम लोग इनरिचमेंट के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इनरिचमेंट में क्या होता है कि वो कुछ सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही ग्रोथ के प्रमोट करता है ये। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है, ये वाइड वैरायटी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके ग्रोथ को ये प्रमोट करेगा, लेकिन इनरिचमेंट वाला जो होता है कुछ स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ही वो प्रमोट करता है। ठीक है, यदि हम लोग इनरिचमेंट के बारे में यदि बात कर लेते तो इनरिचमेंट में क्या होता, वो एक लिक्विड मीडिया होता। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, जो इनरिच्ड मीडिया होता है हमारा, इनरिच्ड मीडिया क्या होता है, एक सॉलिड मीडिया होता है। एग्जाम्पल आपके पास ब्लड अगार है, चॉकलेट अगार है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लॉफ्रल्स सीरम, ये भी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, इन विच कंडीशन अ कल्चर मीडिया हैज़ रिड्यूस्ड जेलिंग कंसिस्टेंसी। अब पूछा जा रहा है वो कौन सा कंडीशन है जिस कंडीशन में जो कल्चर मीडिया का जो जेलिंग कंसिस्टेंसी होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन रिपीटेड रीमिल्टिंग। यदि हम लोग रिपीटेड रीमिल्टिंग करते रहेंगे, रीमिल्ट करते रहेंगे, तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, जो कंसिस्टेंसी होता है जेलिंग कंसिस्टेंसी कल्चर मीडिया का वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है रिपीटेड रीमिल्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, प्लेट्स एंड ट्यूब्स ऑफ कल्चर मीडिया शुड बी स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर। आपको पूछा जा रहा है कि जो प्लेट्स और ट्यूब्स होते हैं कल्चर मीडिया के, तो इसको हम लोग स्टोर करते हैं कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपको ख्याल में रखना है कि जो कंटेनर होगा वो बिल्कुल सील कंटेनर होगा। इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर को अवॉइड करने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक है, ताकि हम मॉइस्चर जो होगा उसको हम लोग अवॉइड कर सकें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मोस्टली प्लेट कल्चर मीडिया हैज़ सेल्फ लाइफ ऑफ अबाउट डेथ स्टेज। अब पूछा जा रहा है मोस्टली जो प्लेट कल्चर मीडिया होते हैं उसका सेल्फ लाइफ कितने दिनों का होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 7 to 10 डेज। ठीक है, आपको याद रखना है ये रेंज में 7 to 10 डेज जो होता है वो सेल्फ लाइफ होता है प्लेट कल्चर मीडिया का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, इन प्लेट कल्चर मेथड प्लेट ऑफ डैश डायमीटर इज कॉमनली यूज्ड। अब पूछा जाए जो प्लेट कल्चर मेथड होता है उसमें प्लेट जो होता है वो कितने डायमीटर के प्लेट का कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 mm। ठीक है, आपको याद रखना है कि 90 mm जो डायमीटर होता है उस प्लेट का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इन द केमिकल या बायोलॉजिकल मेथड विच डिश इज यूज्ड इन पैटी डिश। पैटी डिश के रूप में हम लोग केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड में किस डिश का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटल डिश। ठीक है, मेटल डिश का इस्तेमाल जो होता है पैटी डिश के रूप में किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल और केमिकल मेथड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द मोस्ट रिलायबल एंड वाइडली यूज्ड एनारोबिक मेथड इज। आपको पूछा जा रहा है कि मोस्ट रिलायबल और वाइडली यूज्ड एनारोबिक मेथड कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकिन्टोश फील्ड्स एनारोबिक जार। अब मैकिन्टोश फील्ड्स एनारोबिक जार क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है एनारोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, आपको प्रोड्यूस करेगा। वैसे कुछ बैक्टीरिया जो एनारोबिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं तो वैसे बैक्टीरिया के ग्रोथ करने के लिए बहुत ही बेहतर है। और अब ये कई बार पूछ लिया जाता है ये किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो मैकिन्टोश फील्ड्स एनारोबिक जार जो होता है ये हमारा इसमें क्या होता है एक्यूमुलेशन होता है, यानी जो गैस होता है उसको हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और उसको फिर से रिप्लेस करते हैं। तो इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है कि वहाँ पे क्या होता है कि या तो मिक्सचर ऑफ गैसेस या तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या करते हैं एयर जो होते हैं उसके अंदर मैकिन्टोश फील्ड्स जो हमारा एनारोबिक जार होता है उससे हम लोग एयर को एवेक्यूलेट कर लेते हैं और उसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस को या तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे एक आप बोल सकते हैं कि एनारोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए। ठीक है, और वैसे बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं तो वैसे बैक्टीरिया के लिए ये बेहतर होगा ग्रो कराने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ग्रो एट विच टेम्परेचर। आपको पूछा जा रहा है थर्मोफिलिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो किस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 50 to 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये जो रेंज है ये कई बुक्स में ये अलग अलग रेंज दिए हुए हैं, तो आपको कोशिश करना है कि 50 से ये अबव होंगे। ठीक है, 50 to 100 ये ज़्यादा बेहतर इसका आंसर होगा। ऐसे 70 to 100 डिग्री सेल्सियस भी कई जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं ये वेरियस जो थर्मली हीटेड रीजन जो होते हैं अर्थ के उन सब जगह पे ये पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें कि ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे होता है उस जगह पे ये सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, तो इसके लिए एक एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होता है। उस एंजाइम्स के बारे में आपको याद रखना है। ये जो टैग पॉलीमरेज होता है ये एंजाइम्स जो होता है इसको एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्प करता है, यानी बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर में भी इसको ये है जो एंजाइम्स होता है टैग पॉलीमरेज इसको हेल्प करता है उस कंडीशन में सर्वाइव करने में। ठीक है, अब यदि हम टेम्परेचर के बेसिस पे देखें तो इसको थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज को अलग अलग एक सिंपल थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे सिंपल थर्मोफाइल्स 50 to 64 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पे ये ग्रो करेंगे। एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स जो होते हैं वो 65 to 79 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं, और हाइपर थर्मोफाइल्स जो होते हैं वो 80 से जो अबव टेम्परेचर होगा उस पर ये ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच ट्यूब इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मोटाइल बैक्टीरिया फ्रॉम नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। आपको पूछा जा रहा है नॉन मोटाइल बैक्टीरिया में से मोटाइल बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए हम लोग किस ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेगिक्स ट्यूब्स। आपको याद रखना है क्रेगिक्स ट्यूब जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं नॉन मोटाइल बैक्टीरिया में से मोटाइल बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए, उसके सेपरेशन के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट। आपको पूछा जा रहा है कि बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट में हम लोग किस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम डीऑक्सीकोलेट। ठीक है, तो सोडियम डीऑक्सीकोलेट का इस्तेमाल हम लोग बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट में रिएजेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
21 देख लेते हैं। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन कैटलिस्ट टेस्ट। कैटलिस्ट टेस्ट में हम लोग किस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कैटलिस्ट टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो कैटलिस्ट टेस्ट में क्या होता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए, और साथ में वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कैटलिज एंजाइम्स को प्रोड्यूस करे, सेक्रीट करे, तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कैटलिज टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है तो उसको क्या करता है, ये कैटलिज एंजाइम्स जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, जिसमें कि वाटर और ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस होता है। आपको बाय प्रोडक्ट में यदि पूछा जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि बाय प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बनता है, जब कैटलिज एंजाइम्स जो होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब ब्रेक डाउन करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, तो उसमें क्या बनेगा, तो आपको बताना है कि वहां पे क्या होगा, वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो आपको बबल्स का फॉर्मेशन दिखता है पॉजिटिव टेस्ट में, तो ये बबल्स जो फॉर्मेशन हो रहा है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 विच इंडिकेट्स पॉजिटिव कैटलिस्ट टेस्ट। अब पूछा जा रहा है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट टेस्ट जो होगा वो यदि हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कैटलिस्ट टेस्ट, तो ये इंडिकेट कैसे होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस बबल फॉर्मेशन, यानी गैस यदि बबल्स का फॉर्मेशन होता है गैस बबल्स का, तो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो टेस्ट है ये हमारा पॉजिटिव टेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच बैक्टीरिया। आपको पूछा जा रहा है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग किस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोबैक्टीरिया। तो आपको याद रखना है कि इंट्रोबैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 द मेन रूट ऑफ द ट्यूबरकल बेसिली टू एंटर इनटू द बॉडी बाय। आपको पूछा जा रहा है वो मेन रूट जिसके थ्रू जो ट्यूबरकल वेसली है वो एंटर करता है, तो इनहेलेशन के थ्रू यानी नोज़ के थ्रू ये एंटर्स करेगा। नोज़ या माउथ जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ये ट्यूबरकल वेसली जो है हमारे बॉडी का एंटर्स करता है बॉडी में। ट्यूबरकल बेसिलस जो होता है सबसे पहले तो इसको डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा 1882 में, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये जो टर्म है वो 1886 में दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 इन द ब्लड अगार फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड इज अबाउट। अब पूछा जा रहा है ब्लड अगार में फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ब्लड की कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5%। अब ये है कि 5% जो हम लोग ब्लड इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा ब्लड इस्तेमाल करते हैं? तो सिप ब्लड इस्तेमाल करते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन ऐसे भी अराइज होते हैं कि जो हम लोग ब्लड लेते हैं ब्लड अगार मीडिया तैयार करने के लिए, वो ब्लड किसका होता है? तो सिप का होता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि ये ब्लड अगार मीडियम जो है वो कैसा मीडियम है, तो ये एक इंडिस्ड मीडियम है। ठीक है, और ये जो होता है इंडिस्ड मीडियम जो वैसे फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म जो कि और दूसरे ऑर्डिनरी ग्रोथ मीडिया पे ये इजीली ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा सा मीडिया है जिस पे ये आसानी से फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 76 विच सेलेक्टिव मीडियम इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। आपको पूछा जा रहा है कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया को आइसोलेट करने के लिए हम लोग किस सेलेक्टिव मीडियम का इस्तेमाल करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्स मीडियम। जो हेल्स मीडियम होता है उसके बारे में आप बात कर लेते हैं। तो हेल्स मीडियम जो होता है, अब उसमें क्या है, ये जो एक मीडियम होता है एक सिलेक्टिव मीडियम है जिसमें कि टोलेराइट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, इसको जो हमारा अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में जो अदर इन्फेक्शन फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं उसको भी ये आइडेंटिफाई करने में ये हमारा हेल्प करता है। ठीक है, इस मीडियम में जो होता है, इस मीडियम का जो कलर होता है वो क्रीम कलर से येलो कलर अपेयर्स हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो क्रीम कलर जो इसका मीडियम का होता है वो बाद में क्या हो जाता है, अपेयर्स कैसा हो जाता है, येलो कलर। और ये मॉडिफाई है जो हमारा नेल्स मीडियम होता है उसी का ये मॉडिफिकेशन है, यानी उसको मॉडिफाई करके हेल्स मीडियम को तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 77 विच सेलेक्टिव मीडियम इज यूज्ड फॉर विब्रियोज। आपको पूछा है विब्रियोज के लिए हम लोग कौन से सेलेक्टिव मीडियम का इस्तेमाल करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्सूर मीडियम। मॉन्सूर मीडियम के बारे में आप समझ लेते हैं। तो ये मॉन्सूर मीडियम जो होता है एक सेलेक्टिव मीडियम आप बोल सकते हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है आइसोलेशन और डिफरेंशिएशन के लिए विब्रियो कोलेरा और अदर विब्रियोज स्पीसीज में से डिफरेंशिएट करने के लिए या आइसोलेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में और उसका क्या इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले कैसिन्स, पेप्टोन्स प्लस जो होता है और जिलेटिन जो होता है वो प्रोवाइड करता है अमीनो एसिड्स
और प्रोटीन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यदि हम सोडियम क्लोराइड के बारे में बात करें तो ये सोडियम क्लोराइड क्या करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस जो होगा वो मेंटेन करेगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, बैक्टीरिया विच ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट आर कॉल्ड। आपको पूछा जा रहा है वो बैक्टीरिया जो कि अपने एनर्जी को सनलाइट से ऑब्टेन करते हैं, वैसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोट्रॉप्स। ठीक है, फोटोट्रॉप्स नाम से पता चल रहा है, फोटो मतलब लाइट, तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फोटो यानी लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, फोटोट्रॉप्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच सेलेक्टिव ब्लड अगार इज यूज्ड फॉर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को आइसोलेट करने के लिए हम लोग कौन से सेलेक्टिव ब्लड अगार का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंटामाइसिन ब्लड अगार। आपको याद रखने हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस को आइसोलेट करने के लिए हम लोग जेंटामाइसिन ब्लड अगार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, लिटमस मिल्क मेथड क्लोटिंग एंड डाइजेशन ऑफ विच लिक्विड इज डिटेक्टेड। अब लिटमस मिल्क मेथड है, उसमें क्लोटिंग और डाइजेशन किस लिक्विड का डिटेक्ट किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क। ठीक है, आपको याद रखना है, मिल्क नाम से पता चलता है लिटमस मिल्क मेथड है, तो मिल्क का जो होगा उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कुक्ड मीट मीडियम इज डैश टाइप ऑफ मीडियम फॉर रैपिड ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ एनारोब्स। आपको पूछा जा रहा है कुक्ड मीट मीडियम जो होता है वो किस टाइप का मीडियम होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है रैपिड ग्रोथ करवाने के लिए एनारोब्स को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, यानी जो कुक्ड मीट मीडियम होता है वो क्या है, एक इनरिचमेंट मीडिया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, इन कुक्ड मीट मीडियम डैश कलर ऑफ मीट इंडिकेट्स एसिड एंड गैस प्रोडक्शन। अब पूछा जा रहा है कुक्ड मीट मीडियम में किस कलर का मीट जो होता है वो इंडिकेट करता है एसिड और गैस के प्रोडक्शन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडनिंग। ठीक है, यानी आपको याद रखना है रेडनिंग जो होगा वो इंडिकेट करेगा कि जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, जो टेस्ट हो रहा है उसमें एसिड और गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विच कल्चर मीडिया इज यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। अब पूछा जा रहा है वो कौन सा कल्चर मीडिया है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोलर हिंगटन अगार। ये मोलर हिंगटन अगार जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। अब यदि हम बात कर लें मोलर हिंगटन अगार के बारे में, तो एक ये माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ मीडियम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए, और साथ में इसका इस्तेमाल जो नेजेरिया और मॉक्सिला स्पीसीज होते हैं उसको भी आइसोलेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरियल बॉडी टू सिंथेसाइज कोएंजाइम्स। अब पूछा जा रहा है कि बैक्टीरियल बॉडी को कोएंजाइम्स को सिंथेसाइज करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन्स। तो याद रखना है विटामिन्स जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है कोएंजाइम्स को सिंथेसाइज करने के लिए। अब यदि कुछ विटामिन्स के बारे में यदि पूछा जा सकता है तो विटामिन B12 है, विटामिन B5 है, इसका पैन भी बोल सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है कोएंजाइम्स को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इन वेरिएबल काउंट विच मेथड इज यूज्ड। आपको पूछा जा रहा है वेरिएबल काउंट में किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेड प्लेट एंड पोर प्लेट। ये दोनों मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्प्रेड प्लेट और पोर प्लेट मेथड। तो स्प्रेड प्लेट और पोर प्लेट मेथड का इस्तेमाल जो किया जाता है वेरिएबल काउंट में, तो आखिरकार किया क्या जाता है इसमें, तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो वेरिएबल काउंट क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें सेल को काउंट किया जाता है, यानी जो सेल्स जो होते हैं जैसे लिविंग सेल्स जो कल्चर में प्रेजेंट होते हैं उसके नंबर्स को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल जो होता है और दूसरे जो काउंटिंग टेक्निक होते हैं उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएट करता है लिविंग और डेड सेल्स को। ठीक है, लिविंग सेल्स कितने हैं और डेड सेल्स कितने हैं कल्चर में, तो ये डिफरेंशिएट इसका काम करने का काम ये काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, बैक्टीरिया विच मल्टीप्लाई आइदर इन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन इज नॉन एज। आपको पूछा है वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि प्रेजेंस या एब्सेंस
जो फ्री ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एब्सेंस में क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे। तो उस बैक्टीरिया को बताना है, तो ये ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। ठीक है, तो फैकल्टेटिव एनारोब्स के कुछ एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल जैसे इकोलाई है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो ये सारे कुछ एग्जांपल हैं जो हमारे फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, विच टाइप ऑफ हेमोलाइसिस इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकाई। अब पूछा है स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो किस टाइप के हेमोलाइसिस को प्रोड्यूस करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा एंड बीटा हेमोलाइसिस, यानी ये दोनों टाइप के हेमोलाइसिस को प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले तो आप हेमोलाइसिस के बारे में समझ जाइए। हेमोलाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का ब्रेक डाउन होता है। कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज जो होते हैं उसकी एबिलिटी होती है कि वो हेमोलाइसिस को वो शो करे, ठीक है, इंड्यूस करे जब ये ग्रोथ करेंगे ब्लड अगार के ऊपर। तो जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं अल्फ़ा हेमोलाइसिस के बारे में। यदि बात करें तो अल्फ़ा हेमोलाइसिस में क्या होता है कि जो कॉलोनीज अपेयर्स होता है वो डार्क और ग्रीनिश टाइप के कॉलोनीज अपेयर्स होंगे। एग्जांपल यदि पूछा जाए अल्फ़ा हेमोलाइसिस करने वाले कुछ बैक्टीरिया के, तो आपके हो जाएंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, और यदि हम लोग बीटा हेमोलाइसिस के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, लाइटेंड और ट्रांसपेरेंट कॉलोनी दिखाई देंगे। मतलब आप ये एक तरह से ये कह सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हेमोलाइसिस होता है रेड ब्लड सेल्स का। इसमें एग्जांपल पूछा जाए तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस होता है वो कंप्लीट हेमोलाइसिस करेगा, यानी बीटा हेमोलाइसिस होगा। अब यदि हम लोग से यदि पूछा जाता है गामा हेमोलाइसिस के बारे में, तो गामा हेमोलाइसिस में क्या हो जाएगा, कुछ एग्जांपल है हमारे गामा हेमोलाइसिस में जहाँ पे लाइसिस होगा ही नहीं। तो जहाँ पे कोई भी लाइसिस नहीं हो रहा तो वो गामा हेमोलाइसिस है, यानी जैसे स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस है, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है, तो ये सारे जो हैं ये गामा हेमोलाइसिस को शो करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, प्रोटीन पार्टिकल्स विच कैन इन्फेक्ट आर कॉल्ड। आपको पूछा जा रहा है वैसे प्रोटीन पार्टिकल्स जो कि इन्फेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे प्रोटीन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियोन्स। अब हम लोग सबसे पहले तो प्रियोन्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो प्रियोन होता है वो क्या होता है, तो प्रियोन क्या है कि सबसे पहले क्या आप बोल सकते हैं एक टाइप का ये प्रोटीन है जिसके वजह से डिजीज होता है, किसमें एनिमल्स हो या ह्यूमन में ये डिजीज होता है। ये क्या करता है, ये नॉर्मल हेल्दी जो प्रोटीन होते हैं उसको ये ट्रिगर करता है। ठीक है, यानी जो ब्रेन में जो नॉर्मल प्रोटीन होते हैं उसको ये ट्रिगर करता है। ठीक है, टू फोल्ड एबनॉर्मली, उसको फोल्ड कर देता है, एबनॉर्मली उसको फोल्ड कर देता है। कुछ यदि हम डिजीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे CJD ये जो डिजीज होता है, यानी क्रूडफील्ड जैकोब डिजीज, ये क्रूडफील्ड जैकोब डिजीज जो होता है ये इसी की वजह से होता है। ठीक है, प्रियोन्स की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, विच टॉक्सिन इज प्रेजेंट इन द होल फैमिली ऑफ इंट्रोबैक्टीरियस। अब पूछा जा रहा है कि वो कौन सा टॉक्सिन है जो कि पूरे होल फैमिली जो होता है इंट्रोबैक्टीरियस के, उसके पूरे होल फैमिली में प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोटॉक्सिन। ठीक है, बड़ा आसान सा है, इसी पे मैं आपको बता देना है इंट्रोबैक्टीरिया है तो इंडोटॉक्सिन उसमें कंटेन करेगा वो। ठीक है, प्रेजेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इकोलाई फॉर्म्स डैश फ्रॉम ग्लूकोज। आपको पूछा जा रहा है इकोलाई जो होता है वो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है ग्लूकोज से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिड एंड गैस। ठीक है, आपको याद रखना है एसिड और गैस ये फॉर्म करता है इकोलाई, किसके साथ, तो ग्लूकोज के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91, व्हेन फूड मटेरियल आर प्रिजर्व्ड एट अ टेम्परेचर जस्ट अबव फ्रीजिंग टेम्परेचर द प्रोसेस इज कॉल्ड। आपको पूछा जा रहा है जब आप फूड मटेरियल को प्रिजर्व करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिलिंग। ठीक है, यानी हम लोग कई बार आपने सुना होगा चिल कर देना है, तो ये चिलिंग वो प्रोसीजर है जिसमें क्या होता है फूड मटेरियल को हम लोग प्रिजर्व करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, विच टेस्ट इज डन टू डायग्नोज रिकेट्सियल इन्फेक्शन। अब पूछा जा रहा है वो कौन सा टेस्ट है जिसको कि इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिकेट्सियल इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल फेलिक्स टेस्ट। तो वेल फेलिक्स टेस्ट जो होता है उसके द्वारा हम लोग रिकेट्सियल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोज करते हैं। अब सबसे पहले तो हम वेल फेलिक्स जो हमारा टेस्ट जो हम लोग कर रहे हैं रिकेट्सियल के लिए, तो हम लोग पहले रिकेट्सियल इन्फेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। रिकेट्सियल इन्फेक्शन कैसा इन्फेक्शन होता है, तो ये जो रिकेट्सियल इन्फेक्शन होगा तो
तो इसको हम लोग और भी क्या, रिकेट्सियल इन्फेक्शन जो होता है उसमें जैसे क्यूब फीवर है, एनोप्लाज्मोसिस है, तो ये सारे इन्फेक्शन की वजह से होने वाले कुछ डिजीज़ हैं। रिकेट्सियल इन्फेक्शन आप बोल सकते हैं, एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये सारे डिजीज होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है रिकेट्सियल इन्फेक्शन, वो अनिजोल टाइप का एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि इनसाइड द सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। यदि पूछा जाता है ये कहाँ पे, ये रिकेट्सियल काउज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो इनसाइड द सेल, ठीक है। अनदर ऑर्गेनिज्म के इनसाइड द सेल ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और मोस्टली जो इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं वो माइट्स, फ्लीज, टिक्स और लाइस, इन सब की हेल्प से ये स्प्रेड होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्वेश्चन देख लेते हैं। वूपिंग कफ इज काउज्ड बाय विच स्पीसीज ऑफ ब्रोडेटेला। जो ब्रोडेटेला होता है उसके किस स्पीसीज की वजह से वूपिंग कफ होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पर्ट्यूसिस, ठीक है। आपको याद रखना है कि ब्रोडेटेला पर्ट्यूसिस जो होता है उसकी वजह से वूपिंग कफ होता है। अब इसके बारे में अब जान लेते हैं हम लोग, वूपिंग कफ के बारे में समझ लेते हैं कि वूपिंग कफ होता क्या है। तो वूपिंग कफ को हम लोग पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कभी पर्ट्यूसिस ही पूछा जाता है तो ब्रोडेटेला पर्ट्यूसिस आप तो आराम से ईजीबी में आप आंसर दे देते हो। यदि लेकिन वूपिंग कफ पूछा जाए तो उसका भी बताना है कि ये भी क्या है, एक पर्ट्यूसिस ही है, तो मतलब ये पर्ट्यूसिस इसको भी बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, तो ब्रोडेटेला पर्ट्यूसिस की वजह से होता है, ठीक है। क्या ये सीरियस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, तो ब्रोडेटेला पर्ट्यूसिस जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है। यानी इसमें बोल सकते हैं कि जो कफिंग होगा बहुत अनकंट्रोल्ड वे में एकदम कफिंग होगा, और मतलब ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा समस्या होगी, डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 इन ब्रुसेला इन्फेक्शन विच एंटीबॉडी अपीयर्स इन द ब्लड विद इन 7 to 10 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज। यानी ब्रुसेला इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें ब्लड में ये अपीयर्स जब होता है एंटीबॉडीज 7 to 10 days मतलब डिजीज के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी जो होगा वो अपीयर्स होगा ब्लड में, ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। विद इन 7 to 10 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ द डिजीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IgM एंड IgG। ये दो एंटीबॉडी जो होते हैं जब ये ब्रुसेला इन्फेक्शन अफेक्ट करता है तो उसके 7 to 10 days बाद जो होता है ये हमें एंटीबॉडी ब्लड में दिख जाएगा, IgM एंड IgG, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ बैक्टीरियल सोर थ्रोट इज। वो पूछा जा रहा है कि जो सोर थ्रोट होता है उसका मोस्ट कॉमन काउज कौन सा है बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये सोर थ्रोट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, और एक और है हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। इन दोनों की वजह से सोर थ्रोट होता है, ठीक है। तो यदि ऑप्शन में आपको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा ये दोनों दिखता है तो ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 टेटनस इज काउज्ड बाय। आपको पूछा है टेटनस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, ठीक है। तो टेटेनी जो होगा उसकी वजह से टेटनस काउज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 सिफिलिस इज काउज्ड बाय। आपको बताना है सिफिलिस जो होगा वो किसकी वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रिपोनेमा प्लेडियम, ठीक है। ट्रिपोनेमा प्लेडियम जो होगा उसकी वजह से सिफिलिस काउज होता है। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, आपको ये भी याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 विच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज डन मोस्ट कॉमनली फॉर सीरो डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस। अब पूछा जा रहा है कि सिफिलिस के डायग्नोसिस के लिए हम लोग कौन से टेस्ट को करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा VDRL टेस्ट, ठीक है। तो VDRL टेस्ट का मतलब क्या है, विरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है किसके लिए, तो सिफिलिस के लिए, ठीक है। आपको याद रखना है सिफिलिस के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अब यदि हम बात करें ये क्या करता है, तो ये मेजर करता है जो सब्सटेंस यानी प्रोटीन को, जिसको हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं, जो हमारे बॉडी जो होता है वो प्रोड्यूस करता है जब हमारा बॉडी जो जैसे वो बैक्टीरिया ट्रिपोनेमा प्लेडियम के कांटेक्ट में आएगा तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर 99 ट्रैवलर्स डायरिया इज काउज्ड बाय। अब पूछा है जो ट्रैवलर्स डायरिया होगा वो किसकी वजह से होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंट्रोटॉक्सिजेनिक इकोलाई की वजह से ये
ट्रेवलर्स डायरिया होता है। अब यदि हम बात कर लें ट्रेवलर्स डायरिया के बारे में, तो ट्रेवलर्स डायरिया जो है एक आप बोल सकते हैं स्टमक या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अनफॉर्म्ड स्टूल होते हैं उसका पासेज होता है जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, वाइल ट्रैवलिंग, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एब्नॉर्मल क्रैम्प आ जाता है, कुछ सिम्टम्स, नोसिया, फीवर, वॉमिटिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। ए कंडीशन इन विच बैक्टीरिया सर्कुलेट इन ब्लड विदाउट मल्टीप्लिकेशन इज नॉन एज। अब पूछा जा रहा है वो कौन सा कंडीशन है जिसमें बैक्टीरिया ब्लड में सर्कुलेट तो करता है लेकिन बिना मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं किस, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो बैक्टीरीमिया, ठीक है। तो बैक्टीरीमिया वो कंडीशन है जिसमें कि जो बैक्टीरिया होता है ब्लड में सर्कुलेट करता है बिना मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मैं लगातार आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।